फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि परजीवी, जो एक रहस्यमयी प्रकार के एलियन है, समुद्र से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। फिर एक आदमी अपने कमरे में सो रहा होता है। एक परजीवी उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी को खुजली महसूस होती है। फिर भी वह खुद को शांत करने के लिए दोबारा सो जाता है। शिनिची, एक युवा लड़का, सीन में आता है। वह रात में हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहा होता है। परजीवी उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। जब परजीवी उसकी नाक में जाने की कोशिश करता है तो उसे खुजली महसूस होती है और वह सोचता है कि यह कोई कीड़ा है। वह उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसे कुचल देता है। फिर वह परजीवी उसके हाथ की त्वचा पर आ जाता है और हाथ को काट देता है। उसी समय उसकी माँ भी वहां आती है। वह चिल्लाता है, देखो, मेरा हाथ संक्रमित हो गया है। जब उसकी माँ उसके हाथ की जांच करती है तो कुछ भी गलत नहीं दिखता। अगली सुबह दिखाया जाता है कि शिनिची को नाश्ते की मेज पर अपने हाथ में कुछ जलन महसूस हो रही है। फिर एक आदमी दिखाया जाता है जिसका कान परजीवी से संक्रमित हो चुका था। वह अपनी पत्नी के सामने खड़ा होता है। अचानक वह अपना विशाल और डरावना मुंह खोलता है और अपनी पत्नी का चेहरा अपने बड़े मुंह से ढक लेता है। यह सब परजीवी के कारण हो रहा था। फिर शिनिची अपने दोस्त से मिलता है जब वह स्कूल जा रहा होता है। उसकी दोस्त उसके अजीब व्यवहार को नोटिस करती है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो कुछ अजीब होता है। उसका दाहिना हाथ बहुत ताकतवर हो जाता है। घर लौटने के बाद वह अपने हाथ को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ खुद को बचाने के लिए रहस्यमयी तरीके से प्रतिक्रिया करता है। फिर दिखाया जाता है कि उसका हाथ एक परजीवी में बदल चुका है और उससे बात कर रहा है। यह भी दिखाया जाता है कि यह परजीवी शिनिची किताबें पढ़ता है और उसका लैपटॉप भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि इंसानों के जीवन के तरीकों में रुचि रखता था। शिनिची ने इसे अपने शरीर में आगे जाने से रोक दिया था, इसलिए ये केवल उसके दाहिने हाथ में ही रह गया था। ये अपना नाम मिगी बताता है और कहता है, मुझे कभी मत काटो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि तुम मेरे मनोरंजन का साधन हो। अब यह साफ हो जाता है कि शिनिची और मिगी के बीच दोस्ती बनने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग परजीवियों से संक्रमित थे, वे शहर में तबाही मचा रहे थे। वे इंसानों को मारकर अपनी भूख मिटा रहे थे। इसके विपरीत मिगी शिनिची को एक होटल में ले जाता है जहाँ कई परजीवी इंसानों के मांस को खा रहे थे। वे ये सोचकर कि शिनिची भी संक्रमित है, उसे भी मांस खाने का प्रस्ताव देते हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि वह पूरी तरह से संक्रमित नहीं है तो वे उसका सिर काटने की कोशिश करते हैं। मिगी शिनिची की रक्षा करता है और उन पर हमला करता है, क्योंकि अगर शिनिची मर जाता तो मिगी भी मर सकता था। इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए यह किया। समाचार में बताया जाता है कि लोग मारे जा रहे हैं और कोई भी हत्यारे के बारे में नहीं जान पा रहा है, क्योंकि परजीवी बहुत चालाकी से और गुप्त रूप से हत्या कर रहे थे। शिनिची मिगी से कहता है, तुम अपने साथी परजीवियों को इंसानों को खाने से क्यों नहीं रोकते? इस पर मिगी जवाब देता है, तुम भी तो सब्जियां और अन्य जीवों को खाते हो, उसी तरह हमारा भोजन इंसान है, तो इसमें गलत क्या है? मिगी अपने आसपास किसी भी परजीवी की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। स्कूल जाते समय वह शिनिची से कहता है कि उसके आसपास एक और परजीवी है। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी टीचर थी। शिनिची को देखते ही वह समझ जाती है कि वह संक्रमित है, लेकिन वह कहती है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं इंसानों के जीवन के तरीके को समझ रही हूँ ताकि उनके गुण मुझ में हमेशा बने रहे। इसके बाद वह उसे दो और परजीवियों से मिलवाती है, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर और एक छात्र शामिल था। वह कहती है, यह पुलिस ऑफिसर मेरा पति है और हम एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। हमारा बच्चा इंसान होगा। हम भी इंसानों की तरह जीना चाहते हैं। हम सार्वजनिक रूप से किसी को नहीं मारेंगे क्योंकि ये नुकसानदायक है, लेकिन हम अकेले में खाना चाहते हैं। क्या तुम हमारे समूह का हिस्सा बनोगे? मिगी इससे सहमत नहीं होता। अगले दिन वही पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है। मिगी शिनिची को बताता है वह हमें मारने आया है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हमने होटल में एक परजीवी को मार दिया था। तभी पुलिस ऑफिसर उन पर हमला कर देता है। मिगी और शिनिची उससे लड़ते हैं और अंत में उसे मार देते हैं। घर आने के बाद शिनिची को अपराध बोध महसूस होता है कि उसने किसी की जान ले ली। इसके विपरीत ये दिखाया जाता है कि वह परजीवी पुलिस ऑफिसर के शरीर से बाहर निकलकर किसी और इंसान के शरीर में चला जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि शिनिची की माँ थी और अब वह शिनिची को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। मिगी शिनिची को बताता है वह तुम्हें मारने का इरादा रखती है। शिनिची गुस्से में कहता है, संभल कर, अगर तुम मेरी माँ के बारे में कुछ भी गलत कहोगे तो, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत लगाव रखता था और उसे खोना नहीं चाहता था। पहली नजर में उसकी माँ का चेहरा भी बाकी परजीवियों की तरह बदल जाता है और वह शिनिची पर हमला कर देती है। शिनिची खून बहने के कारण लगभग मरने की कगार पर पहुंच जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि शिनिची अब ठीक हो गया है। मिगी कहता है, तुम्हें बहुत गहरी चोट लगी थी, लेकिन मैंने अपनी कोशिकाओं से तुम्हारे घाव को ठीक कर दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मिगी की कोशिकाएं अब शिनिची के शरीर में समा चुकी थी। शिनिची पूरी तरह से संक्रमण में आ चुका था। अब वह अपनी माँ को खोजने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। फिर वह अपनी टीचर के पास जाकर उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। मिगी शिनिची से कहता है, मुझे रोज 4 घंटे सोना होगा। उस समय तुम्हें अकेले लड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा।
मिगी की कोशिकाएं अब शिनिची के शरीर में मिल चुकी थी, जिससे मिगी के गुण भी उसमें दिखने लगे थे। अब दिखाया जाता है कि एक छात्र जिसे पहले टीचर ने दिखाया था, वह भी परजीवी में बदल चुका था। वह शिनिची के स्कूल में एडमिशन लेता है और शिनिची का दोस्त बनने का नाटक करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाती है कि वह परजीवी है। इसके बाद वह छात्र सभी को मार डालता है और शिनिची के दोस्त की भी हत्या करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिनिची अपने दोस्त को बचाते हुए बिल्डिंग से कूद जाता है। उसी समय वह टीचर भी वहां आ जाती है, जो उस छात्र की मौत चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि वह छात्र उसकी सच्चाई उजागर कर सकता है। वह वहां बम ब्लास्ट कर देती है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखती है। पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन वह छात्र पुलिस को भी खत्म कर देता है। मिगी शिनिची को बताता है कि वह छात्र बिल्डिंग की छत पर है। शिनिची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाता है और तीर चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद वह टीचर के पास जाकर उस पुलिस ऑफिसर के पते के बारे में पूछता है जो परजीवी था। टीचर उसे उसका पता बता देती है। पुलिस ऑफिसर का परजीवी अब भी उसकी मां के शरीर में था, लेकिन यह मिगी के आराम करने का समय था, जिसका मतलब था कि शिनिची को इस बार अकेले लड़ना होगा। किसी तरह शिनिची उस परजीवी का गला काटकर उसे खत्म कर देता है। बाद में उसकी मां और पुलिस ऑफिसर भी मारे जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि शिनिची अस्पताल में अपने दोस्त से मिलने जाता है। वह कहता है, अब मैं एक एक करके सभी परजीवियों को मार डालूंगा। तभी दिखाया जाता है कि कोई उनकी तस्वीरें खींच रहा है और वह एक जासूस था। यहीं पर फिल्म के भाग 1 की समाप्ति हो जाती है। अब फिल्म के भाग 2 की शुरुआत होती है। इस भाग में कुछ महीनों बाद की घटना दिखाई जाती है। अब सैन्य अधिकारी इस बात से अवगत हो चुके होते हैं कि शहर में परजीवी मौजूद है जो इंसानों पर हमला कर रहे हैं। वे उन्हें खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वे एक जेल से एक सीरियल किलर को रिहा कर देते हैं, जो इंसानों और परजीवियों के बीच अंतर कर सकता था। लोगों को एक एक करके उसके सामने पेश किया जाता है। वह सबको इंसान बताता है, लेकिन जब शिनिची उसके सामने आता है तो वह सोच में पड़ जाता है। बहुत सोच विचार के बाद वह कहता है कि शिनिची भी इंसान ही है। घर लौटने के बाद मिगी शिनिची से कहता है कि हमारे आसपास एक परजीवी मौजूद है। वे एक नजदीकी बिल्डिंग में जाते हैं, जहां एक परजीवी इंसानों का मांस खा रहा होता है। शिनिची को देखकर वह परजीवी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिगी उसे मार डालता है। अचानक शिनिची को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह और कोई नहीं, बल्कि वही व्यक्ति था जिसने भाग 1 के अंत में मिगी और शिनिची की तस्वीरें ली थी। फिर शहर का मेयर सीन में आता है, जो परजीवियों के पक्ष में बोलता है। वह एक शातिर व्यक्ति था और वही टीचर उसके साथ मिली हुई थी। अब यह दिखाया जाता है कि उस टीचर का एक बच्चा था जो पूरी तरह से इंसान था। मेयर को यह पता चल चुका था कि शिनिची परजीवियों को मार रहा है, इसलिए वह भी उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन टीचर उसे ऐसा करने से रोकती है। वह कहती है, मिगी और शिनिची एक ही शरीर का हिस्सा है। मैं देखना चाहती हूँ कि वे आपस में कैसे संबंध बनाते हैं। अगर तुम शिनिची को मार दोगे तो हमारा परजीवी मिगी भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने शिनिची पर नजर रखने के लिए उस जासूस को उसके पीछे भेजा था। एक दिन चलते चलते शिनिची को फिर से महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जासूस उसे सुझाव देता है कि उसे खुद को पुलिस के सामने पेश कर देना चाहिए, लेकिन शिनिची जवाब देता है, नहीं, पुलिस विभाग में भी कई परजीवी मौजूद हैं। शिनिची को पता चलता है कि टीचर ने उस जासूस को उसके पीछे लगा रखा है। वह टीचर के पास जाकर उससे कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम इस सब को रोक क्यों नहीं देते? इस पर टीचर जवाब देती है, तुम हमारे साथी परजीवियों को क्यों मार रहे हो? वे अभी इंसानों को खाने के तरीके सीख रहे हैं। कुछ समय बाद वे उन्हें मारना बंद कर देंगे। शिनिची चुप हो जाता है और जासूस को जाकर बताता है कि वह टीचर एक बहुत ही खतरनाक परजीवी है। सावधान रहना, वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जासूस उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अगले दिन जासूस मेयर से मिलता है। वह ये पुष्टि करना चाहता है कि शिनिची सच कह रहा है या नहीं, इसलिए वह मेयर के कमरे में एक ऑडियो टेप छिपा देता है। जब मेयर को इस बारे में पता चलता है तो वह आदेश देता है कि उस जासूस को मार दिया जाए। मेयर कहता है, वह अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। वह जासूस को मारने के लिए उसके घर पर एक परजीवी भेजता है, लेकिन जासूस वहां नहीं होता और वे उसकी बेटी को मार देते हैं। मिगी शिनिची को बताता है, हम पर हमला करने के लिए 5 परजीवी आ रहे हैं। एक आदमी उनके सामने आता है जो 5 परजीवियों का एक मिश्रण था। मिगी और शिनिची लड़ते हैं और उसका सिर उड़ा देते हैं। वे सोचते हैं कि वह मर चुका है, लेकिन असल में केवल एक ही परजीवी मरा था। बाकी के 4 अब भी जिंदा थे। अब बाकी परजीवी सतर्क हो जाते हैं और शिनिची से निपटने की तैयारी करने लगते हैं। फिर टीचर मेयर से कहती है, अगर मैंने तुम्हें शिनिची और जासूस को मारने से रोका था तो तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ मेयर देखता है कि टीचर मां बनने के बाद इंसानों जैसी भावनाएं विकसित कर रही थी। उसे ये बात पसंद नहीं आती और वह टीचर को खत्म करने के लिए 3 परजीवियों को भेज देता है। फिर टीचर को 3 परजीवियों ने घेर लिया, लेकिन अब वह सिर्फ एक परजीवी नहीं थी, बल्कि एक माँ भी थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से उन पर हमला किया और अकेले ही तीनों परजीवियों को खत्म कर दिया।
लड़ाई खत्म होते ही वह तुरंत अपने घर लौटी, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसका बच्चा गायब था। उसने तुरंत चारों ओर देखा और तभी उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था, ब्रिज पर आओ, तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। ये नोट देखकर उसके मन में डर और बेचैनी बढ़ गई। वह समझ नहीं पाई कि आखिर कौन उसका बच्चा ले गया और क्यों, लेकिन उसे ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। असल में ये नोट एक जासूस ने छोड़ा था जो अपनी मृत बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था। उसकी बेटी की मौत के लिए वह परजीवियों को जिम्मेदार मानता था और अब वह टीचर के बच्चे को मारकर अपना बदला लेना चाहता था। टीचर उलझन में थी, लेकिन अपने बच्चे की रक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जासूस कुछ सोच पाता इससे पहले ही वहां सेना के अधिकारी भी पहुंच गए। उन्हें पहले से ही खबर थी कि मेयर ने अपनी इमारत में कई परजीवियों को छिपा रखा था। अब वे उस इमारत के अंदर से लोगों को एक एक करके बाहर भेज रहे थे और उन पर कड़ी नजर रख रहे थे। जैसे ही उन्हें किसी व्यक्ति में परजीवी होने का शक होता, वे उसे तुरंत गोली मार देते। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक सीरियल किलर भी वहां मौजूद था। फिर मेयर सामने आया और उसने एक भाषण देना शुरू किया जिसमें उसने कहा, असल राक्षस तो इंसान है जो बिना किसी वजह के परजीवियों का सफाया कर रहे हैं। लेकिन सेना के अधिकारी उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने बिना देर किए उसे गोली मार दी। तभी सीरियल किलर चिल्लाया, वह तो इंसान था, वह बस परजीवियों की मदद कर रहा था। जब सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने एक और भयावह दृश्य देखा। एक आदमी वहां खड़ा था जिसके शरीर में 5 परजीवी मौजूद थे। सभी सेना अधिकारियों ने मिलकर उस पर गोलियां चला दी, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच जासूस उस बच्चे को ब्रिज से नीचे फेंकने ही वाला था। यह देखकर टीचर को मजबूर होकर अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने अपने हाथ को तेजदार हथियार में बदल जासूस के शरीर में घुसा दिया। इसके चलते वहां मौजूद सभी लोगों को पता चल गया कि वह भी एक परजीवी थी। पुलिसकर्मी तुरंत उस पर गोलियां चलाने लगे। वह जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है। फिर भी वह किसी तरह अपने बच्चे को उठाकर शिनिची के पास पहुंची। वह शिनिची से बोली, इस बच्चे को मैं तुम्हारी जिम्मेदारी में छोड़ रही हूँ। जैसे ही उसने शिनिची को बच्चा सौंपा, उसकी सांसें रुक गई क्योंकि उसे इतनी गोलियां लग चुकी थी कि अब वह जीवित नहीं रह सकती थी। शिनिची को यहाँ अपनी माँ की याद आ गई और पहली बार उसमें सच्ची इंसानी भावनाएं जाग उठी। अब पुलिस शिनिची को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए ले गई, लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि वही व्यक्ति जिसके शरीर में 5 परजीवी थे, उसने सभी सेना अधिकारियों को मार डाला था। यह सुनकर शिनिची तुरंत उस जगह जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में ही वह परजीवी उसके वाहन को टक्कर मार देता है जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। किसी तरह वह जंगल की ओर भाग जाता है। वहां पहुंचकर वह मिगी से कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो वह परजीवी मेरा पीछा करता रहेगा। इसलिए वह मिगी से खुद को अलग करने की विनती करता है। इतने में ही वह खतरनाक परजीवी वहां पहुंच जाता है और शिनिची पर हमला कर देता है। अब तक मिगी और शिनिची में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। मिगी ने अपनी दोस्ती निभाते हुए खुद को शिनिची से अलग कर दिया और अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि शिनिची वहां से भाग सके। शिनिची को यह बहुत बड़ा सदमा लगा, लेकिन वह वहां से भागकर अपनी दोस्त के घर पहुंचा। वहां उसकी दोस्त ने उसका दिल से ख्याल रखा। जब वह लेटा हुआ था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ फिर से मिगी का एक छोटा सा हिस्सा उत्पन्न कर रहा है। असल में जब मिगी ने उसे ठीक किया था तब उसका कुछ हिस्सा शिनिची के शरीर में समा गया था। इसलिए अब अगर शिनिची चाहे तो वह मिगी को फिर से जीवित कर सकता था। लेकिन शिनिची जानता था कि जैसे ही मिगी फिर से जागेगा, वह खतरनाक परजीवी उसकी लोकेशन फिर से पता कर लेगा। इसलिए उसने अपनी दोस्त की सुरक्षा के लिए उसे छोड़ने का फैसला किया और अलविदा कहकर वहां से चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, वही खतरनाक परजीवी उसे पकड़ लेता है। अब वे दोनों एक मिल में पहुंच गए। शिनिची ने वहां रखे एक केमिकल से भरे अर्थिंग रॉड को उठाकर परजीवी के शरीर में घुसा दिया, लेकिन वह फिर भी जिंदा रह गया। वह शिनिची से बोला, तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हारी ये चाल मुझ पर असर नहीं करेगी। अब मैं तुम्हें मारने के बाद बाकी सभी इंसानों का सफाया कर दूंगा। उसके बाद मेरी तरह के परजीवी पूरी दुनिया पर राज करेंगे। वह शिनिची को मारने ही वाला था कि अचानक शिनिची का हाथ फिर से मिगी में बदल गया और मिगी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन इसी बीच उस परजीवी के शरीर में कुछ गड़बड़ी होने लगी और वह बेचैन हो गया। मिगी ने बताया, जिस रोड से तुमने उसे मारा था उसमें कई केमिकल थे। यही वजह है कि अब उसके अंदर मौजूद सभी परजीवी उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर से सभी परजीवी बाहर निकल गए और अब सिर्फ उसका कंकाल बचा था। शिनिची ने उसे उठाकर आग में फेंक दिया, जिससे उसकी पूरी तरह मौत हो गई। अब सब कुछ सामान्य हो गया। मिगी ने शिनिची से कहा, अब दुनिया में कोई भी परजीवी बाकी नहीं बचा है। इसके बाद मिगी ने खुद को पूरी तरह से अलग कर दिया, जिससे शिनिची का असली हाथ वापस आ गया। शिनिची बहुत दुखी हो गया और मिगी को याद करने लगा। कई महीने बीत गए। अब शिनिची और उसकी दोस्त खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। वे समय समय पर उस टीचर के बच्चे से मिलने जाते थे, लेकिन तभी अचानक वही सीरियल किलर फिर से वापस आ गया। उसने शिनिची की दोस्त को पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाया, असल राक्षस इंसान ही होते हैं। लेकिन शिनिची की दोस्त ने जवाब दिया, नहीं, असल राक्षस
राक्षस तुम हो, तुम लोगों की हत्याएं करते हो। इस पर वह सीरियल किलर उसे इमारत से नीचे गिराने लगा, लेकिन शिनिची तेजी से आगे बढ़ा और उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी उसे महसूस हुआ कि मिगी ने उसकी मदद की थी। और इसी के साथ फिल्म पार्ट 2 समाप्त हो गई।